जहाँ तक बात आती है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि भैया इसके आइसोमर कितने होते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करें, ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं, ये इतने क्वेश्चंस जेईई मेंस नहीं पूछता। ठीक है, हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम में वो पूछ लें, ठीक है, कुछ सर्टेन चीज़ें, बट न्यूमेरिकल टाइप इस सामने देखा ज़्यादा फिजिकल से आ रहे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक इन शॉर्ट जेईई मेंस फोकस कर रहे हो, नेम रिएक्शन प्लस एनसीईआरटी। अगर यार ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, जेईई मेंस की जो मतलब 12th की जो पहली बात है, 12th की जो एनसीईआरटी है, बुक 2 जो है हमारी, उसके पहले 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्लीज़ 2 से 3 बार रीडिंग कर लेना। उनमें ही आपकी मेजॉरिटी से नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, कैनिजारो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डॉल रिएक्शंस, ये सारे ऐसे हैं जो बहुत बारी पूछे जाते हैं, तुम्हें आने भी चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स जो है, अगेन बायोमोलिक्यूल्स इज अ स्ट्रक्चर ओरिएंटेड चैप्टर। तुम्हें स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए कि डिफरेंट कंपाउंड्स के क्या स्ट्रक्चर्स थे। मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन जेईई आस्किंग लॉट ऑफ टाइम्स कि इस वाले कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर था, या फिर इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर था। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी बारी पूछी जा रही हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब भैया इसको याद कैसे करें, बिकॉज इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि तुम सारे स्ट्रक्चर्स रटने बैठो, प्लस तुम अंदर की थ्योरी भी रटने बैठो, और इन चीज़ों को ना 2-3 बार रिवाइज करो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। हमेशा ये चीज़ याद रखना यार कि हर एक ग्रुप को क्लासीफाई करो कि सपोज 4-5 कंपाउंड्स हैं, दे लाई अंडर दिस ग्रुप, ठीक है। तो उस ग्रुप का मेन स्ट्रक्चर क्या था, कि यार एक रिंग है तो रिंग के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स कहाँ पर ऐड हो गए, इसको याद कर लो। और हमेशा याद रखना कि जो आपके ग्रुप के अंदर 5-6 कंपाउंड होते हैं ना, उसमें हमेशा एक ही डिफरेंस होता है कि कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप कहीं पर एडिशनल ऐड हो रहा होता है, या फिर उनकी यार बॉन्ड का कुछ अलग स्ट्रक्चर हो रहा होता है, कोई एंगल डिफरेंट हो जाएगा, कोई सर्टन चीज़ें ऐसी होती हैं यार जो तुम्हें पता चल जाएगी कि यार ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। तो ऑलवेज टू रिमेंबर कंपाउंड स्ट्रक्चर वाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम मेन ग्रुप का स्ट्रक्चर याद कर लो कि क्या होता है, और हर एक कंपाउंड के छोटे छोटे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। एक CH3 ग्रुप ऐड हो रहा है या फिर एक NH2 ग्रुप ऐड हो रहा है, तो कहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है। और उससे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज क्या चेंज होगी। अगर ये चीज़ें आप ढंग से देख के जाओगे ना, दीज 3 आर इक्वली एज स्कोरिंग एज योर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, राइट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियर इंजीज। एंड आज यार हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी केमिस्ट्री को सुधार सकते हैं ताकि हम बहुत ही अच्छी परसेंटाइल ला पाएँ, ठीक है। और मैं जिन भी बच्चों से पर्सनली डील करता हूँ, आई यूजुअली एंड अप टेलिंग देम कि केमिस्ट्री इज़ द रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो केमिस्ट्री होती है, ठीक है, इन जनरल केमिस्ट्री, एक सेकेंड, इज़ योर RDS, ठीक है। अब ये RDS होता क्या है भैया, RDS मतलब रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज कि आप केमिस्ट्री में इम्प्रूव करके कैसे बहुत अच्छी परसेंटाइल ला सकते हो, ठीक है। और हम तीनों टॉपिक्स यार डिस्कस करेंगे यार, कि फिजिकल होगी, इनऑर्गेनिक होगी, ऑर्गेनिक होगी। तीनों चीज़ों को हम इंडिविजुअली कैसे डील करके आ सकते हैं और परफेक्ट कर पाएँ ताकि हम एक बहुत ही अच्छा स्कोर ला पाएँ, ठीक है। तो वीडियो छोटी रखेंगे यार, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो शुरू होने से पहले बस एक छोटी सी अपडेट दे दूँ यार कि अनअकैडमी के समर टेस्ट कार्निवल के एग्जाम्स चलते आ रहे हैं। और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ यार, अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है नेशनल वाइड, वो भी अनअकैडमी करा रही है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डेफिनेटली हमें उसको दे के आना यार। दिस इज़ वन वे जहाँ पर हम अपनी प्रिपरेशन चेक करके आ सकते हैं। दूसरी बात, नेशनल लेवल पे अभी हमारी क्या सिचुएशन है ये देख के आ सकते हैं। बहुत पॉजिटिव्स हैं। पहली बात है, 1 घंटे का ही एग्जाम होगा, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, ठीक है। आप सब्जेक्ट वाइज अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। प्लस बेस्ट पार्ट क्या है कि JEE 2022 और 23 के लिए अलग अलग पेपर्स हैं। तो आपको करना क्या, आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। वेबसाइट पे जाकर अपना टेस्ट वाला सेक्शन को क्लिक करना है, अपना ईयर सेलेक्ट करना है कि तुम 22 के बच्चे हो, 23 के बच्चे हो, ठीक है। ईयर का सिलेक्ट करो और पेपर देना शुरू कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू लॉग इन, यू कैन यूज द कोड KEARMY जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यही नहीं यार, अगर कोई भी कोर्स लेना हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेनी हो, तो आप हमारा कोड KEARMY KERMY यूज़ करके 10% ऑफ मेल कर सकते हो। और अनअकैडमी ने एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन करके एक चीज़ शुरू की है। अगर इफ़ यू अप्लाई फॉर दिस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो आपके डोर स्टेप पे यार ये फ्री IIT JEE का सारा मटेरियल दे के आएंगे। तो ये भी चीज़ आप चेकआउट करके आ सकते हो। जल्दी से यार वीडियो वापस आए थे तो राइट। तो अब यार लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है हमारी, ठीक है, उसको हम कैसे सुधार पाएँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री में यार एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि समझ पाना कि 2 ऐसे टॉपिक हैं फिजिकल में, ठीक है। फिजिकल कंप्लीट आपकी इज़ नॉट दैट टफ, बट 2 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो क्लास 12 की है, ठीक है, आपकी एक इलेक्ट्रो हो गई, और एक यार मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये दोनों वैसे तो आपस में इंटरलेटेड है, मतलब अगर आपकी आयनिक स्ट्रॉन्ग होगी तो आप इलेक्ट्रो भी बहुत जल्दी पिकअप कर लोगे, बिकॉज जिन बच्चों ने दोनों पढ़ा हुआ है वो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो
इन दो टॉपिक अगर निकाल तो फिजिकल इज़ नॉट दैट टफ, आप आराम से आगे ठीक कर सकते हो, ठीक है। 11th की काफ़ी हद तक फिजिकल इज प्रिडोमिनेटेड बाई कि तुम्हें मोलैरिटी मोलैरिटी नॉर्मैलिटी निकालनी आती है, ठीक है। तुमने अगर गैस से वाला चैप्टर में सारे थ्योरम्स ढंग से पढ़ रखे हैं, बेसिक मैथ आती है कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो जल्दी से, वो सब कुछ हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट जहाँ पर यार प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पेसिफिकली आयनिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज वहाँ पर बैलेंसिंग करनी पड़ जाती है बहुत बारी एंड थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ फिजिकल में बाकी चीज़ों को पहले जल्दी से ठीक करके आ जाओ, वो हो पाएगी। आयनिक इक्विलिब्रियम की जहाँ तक बात आती है कि केमिस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब जो एनसीईआरटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमसे लग पा रही हैं, ठीक है। अगर वो लग पा रही है, इट इज़ मोर देन इनफ। बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं कि हम डेप्थ में आके एडवांस टाइप प्रॉब्लम करके आ पाएँ, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद एक आधा क्वेश्चन उठ के आ जाए मेंस में, बट मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को नहीं कर पाते। और आपने सारे क्वेश्चन नहीं करने यार मेंस में, आपने मेजॉरिटी क्वेश्चन ठीक करके आने। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप जो उनके फॉर्मूलाज हैं ढंग से पढ़ जाओ, ठीक है, एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन लगा पाओ और एक लेवल ऊपर चल जाओ। अगर तुम एनएवस्ती लगा रहे हो, ठीक है, लेवल 2 तक जा पा रहे हो, मतलब या कोई और भी बुक लगा पा रहे हो, आयनिक एंड इलेक्ट्रो सिर्फ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाना पड़ेगा उस पर हाथ बिठाने के लिए। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं यार बहुत ही आसान है। जब आप मॉक पेपर दे रहे हो, कोशिश करना कि आपकी फिजिकल में यार एक कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो, बिकॉज कैलकुलेशन से सिली मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी प्रॉब्लम्स आसान आएंगे। आयनिक और इलेक्ट्रो को अलग से डील करना पड़ेगा, एनएवस्ती आपको लगानी पड़ेगी, या फिर कोई भी आप एडिशनल बुक लगा रहे हो, इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, बस आयनिक इक्वेशंस जो हैं उनको हैंडल करना सीख जाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी मैं मानता हूँ कि ये दो टॉपिक्स उठ के आ जाती है, आयनिक रिलेटेड मैटर को संभाल लोगे तो फिजिकल काफ़ी हद तक आपकी बच जाएगी, ठीक है। तो अब मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ आई फील इज़ ऑर्गेनिक, ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनिक रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, उसको पहले मैं डील कर लूँ। इनऑर्गेनिक आई थिंक बहुत बच्चों को पता है कि क्या करना है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक यार मेरी वीक थी, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने 11th जैसी आपकी यार IOC शुरू हुआ था, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर हाइड्रोकार्बन्स हो गया, मेरे से होता नहीं था, ठीक है। पर मैंने एक चीज़ डील करी यार कि हमारे ना बहुत एक मेंटालिटी ऐसी होती है कि मेरे को डीप डाउन मैकेनिज्म आना चाहिए, मेरे को समझ आना चाहिए कैसी चीज़ें हो रही हैं, मेरे से एडवांस लेवल प्रॉब्लम लग रहे हैं नहीं लग रहे, कुछ फ्री रेडिकल टाइप प्रॉब्लम्स आती हैं पैसेज बेस में से नहीं हो पाती, बहुत कन्फ्यूजन रहती है ऑर्गेनिक के रिलेटेड, ठीक है। हमारे टीचर्स भी चाहते हैं कि हम बहुत डेप्थ में जाके ऑर्गेनिक समझें, बट शायद जेई मेंस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको यार अगर मैं दो पैटर्न में कन्वर्ट करूँ, एक जेई मेन और जेई एडवांस, दोनों चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अगर आप जेई मेंस तक जा रहे हो और अगर आप जेई एडवांस तक जा रहे हो, अगर आपका रास्ता यहाँ तक है तो सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शंस प्लस एनसीईआरटी काम कर जाएगी, तुम्हें डीप डाउन मैकेनिज्म्स की नॉलेज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेंस ने आज तक यार कभी भी ऑर्गेनिक में जाकर डेप्थ में कुछ नहीं पूछा और ना ही कभी शायद पूछेगी। हालांकि अगर मैं सेम चीज़ जेई एडवांस तक लेके जाऊंगा तो थोड़े बहुत मैटर्स आपके चेंज हो जाते हैं। एडवांस में यार बहुत प्रोबेबिलिटी कि आपके साथ डीप डाउन मैकेनिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, ठीक है। तुम्हें वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आने चाहिए हैं, ठीक है, तुम्हें बहुत कुछ डीप डाउन जाके समझना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ तक बात आती है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि भैया इसके आइसोमर कितने होते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करें, ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं, ये इतने क्वेश्चंस जेईई मेंस नहीं पूछता, ठीक है। हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम में वो पूछ लें, ठीक है, कुछ सर्टन चीज़ें, बट न्यूमेरिकल टाइप इस समय देखा ज़्यादा फिजिकल से आ रहे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक इन शॉर्ट जेईई मेंस फोकस कर रहे हो, नेम रिएक्शन प्लस एनसीईआरटी। अगर यार ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, जेईई मेंस की जो मतलब 12th की जो पहली बात है, 12th की जो एनसीईआरटी है बुक 2 जो है हमारी, उसके पहले 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्लीज़ 2 से 3 बार रीडिंग कर लेना। उनमें ही आपकी मेजॉरिटी से नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, कैनिज़ेरो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एल्डोल रिएक्शंस, ये सारे ऐसे हैं जो बहुत बारी पूछे जाते हैं, तुम्हें आने भी चाहिए हैं। नेम रिएक्शंस रिवाइज कैसे करें, एक यार नोटबुक मेंटेन करो। हमेशा हमारी केमिस्ट्री टीचर कहती है, जो मैंने शायद नहीं करी, मैं डिपेंड करता हूँ आज भी, बट अगर आप एक नोटबुक मेंटेन करो, उस नोटबुक में यार हर दिन आप नेम रिएक्शंस को रिवाइज करो, ठीक है। अगर आप एक वीक में 1-1.5 घंटा निकाल के सारे नेम रिएक्शंस रिवाइज कर पा रही हो तो यार गुड टू गो, तुम्हारी नेम रिएक्शंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अब एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा रिविजन्स करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ मैनेज आउट कर लोगे, मेंस का पेपर लेके बैठो, तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत आसानी से निकाल दोगे। ये एक मिथ है यार कि हमें डीप डाउन मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए है, हमें जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स लगाने चाहिए, मेंस नहीं पूछता। अगर जे एडवांस तक जा रहे हो तो बिना उसके काम नहीं चलेगा, वो पढ़ने पड़ेंगे मैकेनिज्म, सब कुछ करना पड़ेगा। बट आज
शायद हमारी ज़्यादा मेन प्रायोरिटी कि हम मेंस तक निकल जाएं। एनसीईआरटी को प्लीज़ थॉरली रिवाइज कर लो, और ये नेम रिएक्शन की नोटबुक जो मेंटेन कर रहे हैं यार, इसको प्लीज़ ढंग से कराना। लास्ट चीज़ के ऊपर जो हम आते हैं वो है यार इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में बहुत कन्फ्यूजन रहती हैं, मैंने देखा है बच्चों को। हमें पता है यार इनऑर्गेनिक के लिए आपकी एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, ठीक है। एनसीईआरटी से बियॉन्ड कोई पूछता नहीं है, चाहे मेंस हो, एडवांस हो, कुछ भी हो। अब तक मैंने आपको क्या कहा था कि यार फिजिकल के लिए तुम्हें आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ के आने पड़ेंगे। अगर ऑर्गेनिक ही पूछ रहे हो तो एडवांस टाइप जा रहे हो तो वहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, डीप डाउन मैकेनिज्म, एडवांस रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे। मेंस तक सिर्फ एनसीईआरटी प्लस नेम रिएक्शन काम कर जाएंगे। अब इनऑर्गेनिक पे आऊँ तो तुम्हारी एडवांस हो गया, मेंस हो गया, कोई और एंट्रेंस एग्जाम है, कोई और इंजीनियरिंग का एग्जाम है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पूछेंगे। दे विल ओनली आस्क यू एनसीईआरटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब एनसीईआरटी को भी कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं बात करने जाऊँ, सपोज पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक 35-40 पेजेस का चैप्टर, प्लस पेजेस का चैप्टर, मैं क्या करूँ। कभी भी यार इनऑर्गेनिक को ये मत लेके चलो कि मैं वन टाइम रिविजन कंप्लीट, मतलब वन टाइम पढ़ लूँगा मैं, अगर एनसीईआरटी वन टाइम गो थ्रू कर जाऊँगा तो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, आपको मिनिमम 3 से 4 बारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। पहली बारी पढ़ोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार हाँ, मतलब इस टॉपिक के अंदर ये सर्टन चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको हाईलाइट करते हो। जब सेकेंड टाइम पढ़ते हो तो तुम्हें और ग्रास कर पाते हो चीज़ों को, और समझ पाते हो, मेजर रिएक्शंस को याद कर पाओगे। जब थर्ड टाइम रिविजन करोगे तब वो कॉन्फिडेंस आ पाता है। जब आप अगर अब आप पास्ट ईयर पेपर्स लेके बैठोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप सारे कर लोगे। 12th की जो इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक हो गया, ठीक है, आपके मेटलर्जी का चैप्टर हो गया, ये 3 इतने इंपॉर्टेंट हैं यार, ये बच्चे मतलब इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड बिटवीन द लाइंस पूछ रही है एनसीईआरटी, तो अगर तुमने लाइंस पढ़ रखी है एनसीईआरटी के, डीप डाउन नॉलेज है तो हो पाएगा। इनऑर्गेनिक की बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दूँ, इनऑर्गेनिक जब हम पढ़ने जाते हैं हम बस एक बुक को लेके बैठे रहते हैं पूरे दिन, ठीक है, हम चैप्टर्स गो थ्रू कर रहे हो, पेजेस गो थ्रू करते हैं, तो बहुत बारी क्या होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, हम अपनी दुनिया में लॉस्ट हो जाते हैं, हम कुछ और चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और पूरा दिन निकल जाता है और हम एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इनऑर्गेनिक के साथ होती है। हमेशा एक चीज़ याद रखना है, इनऑर्गेनिक आपकी पेशेंस चेक करती है। पेपर में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक किसी भी अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स इज़ इनऑर्गेनिक। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें फ्री के नंबर मिल रहे हैं, बस बात ये कि पढ़ते समय बस तुम्हारी पेशेंस चेक हो रही है। अगर तुम इस पेशेंस को निकाल लोगे तो ठीक बात है। हो सकता है तुम्हारे 2-3 दिन वेस्ट हो, तुम्हें पूरी 12th की इनऑर्गेनिक करने के लिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लग सकते हैं, बट जैसे वो 5 दिन खत्म होंगे, फर्स्ट रिवीजन आप जैसे ही फर्स्ट टाइम पूरी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लोगे ना, उसके बाद सेकंड थर्ड रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लेगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो कह रहा हूँ ना, पेपर देने जाओगे तब बोलोगे कि यार हाँ भैया ठीक बोल रहे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने सही में मेरे मार्क्स बढ़ा दिए, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। जहाँ तक सवाल उठता है कि 11th की जो इनिशियल पी ब्लॉक के हैं आपके 13-14 ग्रुप बच्चे नहीं पढ़ते थे ढंग से, एस ब्लॉक हो गया वो ढंग से नहीं देखते, समटाइम्स यार जेई में एंड अप आस्किंग दोज प्रॉब्लम्स एज वेल। मेरे टाइम पे आए थे तो मैंने तब रियलाइज़ किया था कि वो चीज़ें भी पढ़ जाना, हाइड्रोजन पढ़ जाना, ठीक है, वो लगता है तुम्हें कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उससे भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। दे मे नॉट बी एज इंपॉर्टेंट जैसे 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बट पढ़ने में भलाई है, कोई चीज़ छोड़ के मत जाओ, फ्री के नंबर हैं, ठीक है। वैसे भी जेई में स्कोर करना मुश्किल है, तुम रियलाइज़ कर रहे होगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लास्ट टॉपिक में आते हैं यार, आपके लास्ट के जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मिसलेनियस में काउंट होते हैं, या फिर कुछ लोग उसको ऑर्गेनिक में कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक में कर लेते हैं, जो आपकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ठीक है। लास्ट 3 जो आपके यार क्लास 12th के चैप्टर्स हैं, ठीक है, लास्ट 3 चैप्टर्स जो हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ठीक है, आपका पॉलीमर्स वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, वो भी आपके इसके अंदर काउंट होता है। फिर एक और था चैप्टर, में नाम भूल रहा हूँ उसका, जो भी आप लास्ट 3 चैप्टर समझ गए होंगे, ठीक है। अब इन जनरल यार लास्ट 3 जो चैप्टर्स होते हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एनसीईआरटी इज द लिमिट, ठीक बात है, बट दीज टॉपिक्स आर वेरी मच स्ट्रक्चर्स ओरिएंटेड, ठीक है। तुम्हें हर एक लास्ट के 3 जितने पढ़ने जाओगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, काफ़ी मेडिसिन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो याद होने चाहिए। पॉलीमर्स पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हें हर एक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, मैं भूल गया था, सॉरी। बायोमोलिक्यूल्स जो है, अगेन बायोमोलिक्यूल्स इज अ स्ट्रक्चर ओरिएंटेड चैप्टर। तुम्हें स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए कि डिफरेंट कंपाउंड्स के क्या स्ट्रक्चर्स थे। मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन जेई आस्किंग लॉट ऑफ टाइम्स कि यार इस वाले कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर था, या फिर इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर था। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी बारी पूछी जा रही हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है।
अब भैया इसको याद कैसे करें, बिकॉज इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि तुम सारे स्ट्रक्चर्स रटने बैठो प्लस तुम अंदर की थ्योरी भी रटने बैठो और इन चीज़ों को ना 2-3 बार रिवाइज करो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। हमेशा एक चीज़ याद रखना यार कि हर एक ग्रुप को क्लासीफाई करो कि सपोज 4-5 कंपाउंड्स हैं, दे लाई अंडर दिस ग्रुप, ठीक है। तो उस ग्रुप का मेन स्ट्रक्चर क्या था कि यार एक रिंग है तो रिंग के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स कहाँ पर ऐड हो गए हैं, इसको याद कर लो। और हमेशा याद रखना कि जो आपके ग्रुप के अंदर 5-6 कंपाउंड होते हैं ना, उसमें हमेशा एक ही डिफरेंस होता है कि कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप कहीं पर एडिशनल ऐड हो रहा होता है या फिर उनकी यार बॉन्ड का कुछ अलग स्ट्रक्चर हो रहा होता है, कोई एंगल डिफरेंट हो जाएगा, कोई सर्टन चीज़ें ऐसी होती हैं यार जो तुम्हें पता चल जाएगी कि यार ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। तो ऑलवेज टू रिमेंबर कंपाउंड स्ट्रक्चर वाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम मेन ग्रुप का स्ट्रक्चर याद कर लो कि क्या होता है और हर एक कंपाउंड के छोटे छोटे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। एक CH3 ग्रुप ऐड हो रहा है या फिर एक NH2 ग्रुप ऐड हो रहा है तो कहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है, और उससे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या चेंज होगी। अगर ये चीज़ें आप ढंग से देख के जाओगे ना, दीज 3 आर इक्वली एज स्कोरिंग एज योर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। तो इन शॉर्ट पूरी केमिस्ट्री को अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाऊँ लास्ट में आते आते, तो क्या है पूरी केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है यार, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे ज़्यादा आपका इनऑर्गेनिक स्कोरिंग है। इनऑर्गेनिक में बस आपकी एक चीज़ चेक होगी, पेशेंस जो पढ़ने में लग रही है, निकाल लोगे पेशेंस, थोड़े बहुत आज इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली काफ़ी स्कोरिंग है। तो इनऑर्गेनिक हमने डिस्कस कर लिया। अब ऑर्गेनिक के ऊपर अगर आए हैं, ऑर्गेनिक ने क्या डिस्कस किया, हमें मुश्किल टॉपिक्स पे मैकेनिज्म्स के अंदर या एडवांस प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। मेन सिर्फ आपसे नेम रिएक्शंस पूछेगा, आपसे NCERT लेवल रिएक्शंस पूछेगा, तो अगर वो ढंग से कर लेंगे ऑर्गेनिक में भी फुल मार्क्स आ सकते हैं। फिजिकल में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि यार आयनिक इक्विलिब्रियम और आपका जो आयनिक इक्विलिब्रियम और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो था 12th का, दीज आर हाई लेवल टॉपिक्स। यहाँ पर यार इट इज़ गुड टू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, थ्योरी पता होनी चाहिए, आयनिक इक्वेशंस हैंडल करने आने चाहिए। इनके लिए अगर थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन लगवा लोगे, एनवस्ती पड़ी है तो उसको सॉल्व कर लोगे, कोई OP टंडन सॉल्व करो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पास जो पड़ी हुई है बुक फिजिकल की तुम लगा सकते हो, तो वहाँ पर चेक कर लेना। और जहाँ तक मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है, जो आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री रिलेटेड लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गया, तो उनको हैंडल करने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यार अगर हम NCERT ढंग से पढ़ लें और उनके स्ट्रक्चर्स को ढंग से याद करके जाएं कि हर एक डिफरेंट कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर था, वो कौन से ग्रुप में लाई कर पा रहा है, ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो डेफिनेटली केमिस्ट्री में एट द एंड ऑफ द डे 80+ स्कोर सकते हैं। याद रखना इस चीज़ को टोटल करने के लिए आपको सिर्फ 3 वीक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज अ रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट। प्लीज़ अगर चाहते हो अच्छी रैंक आए तो केमिस्ट्री को उसका काम करने दो, पढ़ाई लिखाई करो केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स फिजिक्स एंड मोमेंट पे धोखा दे सकती है, केमिस्ट्री कभी धोखा नहीं देगी, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल रही हो आपके लिए। और कोई सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो हो, कोई कॉलेज रिलेटेड डाउट्स हो कि भैया कॉलेज कौन सा एडमिशन वगैरह चाहिए, कॉलेज के बच्चे अगर देखो तुम्हें कोई वीडियो चाहिए, ठीक है, तुम्हारे लिए भी कुछ सरप्राइजेज हैं वैसे, बट वो भी 1-2 महीने बाद आएंगे जिन पे हमने काम करना शुरू कर दिया। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर तुम्हें कोई चीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो। कोई और रिक्वायरमेंट हो, तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ, चैनल पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आई होप यार आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, सब दबा की प्रिपरेशन चल रही है। तो मिलते हैं यार अगली ही ऐसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या एंड हैव अ वेरी नाइस